हेलो बच्चों, आइए अब हम चलते हैं फिर से विज्ञान की दुनिया में। तो आज हम कोशिका के बारे में थोड़ा सा रिवीजन करते हैं इस क्लास में। कोशिका के प्रकार, कोशिका के विशेषताएं और कोशिका सिद्धांत के बारे में हम ये पहले भी अपने क्लास में पढ़ चुके हैं। इसके लिए आप पीछे वाले वीडियो देख सकते हैं। तो आइए आज हम थोड़ा सा इसको रिवीजन कर लेते हैं। कोशिका का अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा, एक छोटी सी जगह। ये सेल्यूला शब्द से लिया गया है जो एक ग्रीक भाषा है, और इसकी खोज सर्वप्रथम किन्होंने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और ल्यूवेनहोक ने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा था। तो आइए हम चलते हैं कि कोशिका को समझते कि आखिर ये कोशिका है क्या। तो आप यहाँ देख रही हैं कि ये ईंट है, फिर ये दीवार है और ये घर है। तो ये ईंट को अनेकों ईंटों को जोड़ के हम क्या बनाते हैं? दीवार बनाते हैं। फिर दीवार को जोड़ के उसमें और भी सारे सामानों को मिक्स करके हम क्या बना देते हैं? घर बनाते हैं। यानी कि एक घर बनाने के लिए अनेकों ईंटों को अच्छे से सुव्यवस्थित ढंग से उसको जोड़ना पड़ता है, फिर जाके एक घर बनता है। बस उसी प्रकार हमारा शरीर भी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये हमारी कोशिका है और इसके समूह को हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। इसके समूह को हम क्या बोलेंगे? ऊतक। और ऊतक के समूह को हम बोलेंगे अंग, और अंग के समूह को बोलेंगे हम अंगतंत्र, यानी कि हमारा पूरा का पूरा शरीर। यानी कि एक कोशिका से मिलकर क्या होता है कि अनेक कोशिकाएं मिलती है, फिर जाके अंग बनता है, फिर वो अंगतंत्र बनता है। ये बहुकोशिकीय जीव में होता है। और कुछ जीव क्या होते हैं? हमने पढ़ा था कि कुछ जीव एक कोशिकीय होती है, यानी कि सिर्फ एक कोशिका की बनी होती है। उनका पूरा का पूरा शरीर क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका का बना होता है। और हम क्या है? हम जितने सारे जीव जंतु या पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं? बहुकोशिकीय जीव हैं। और हम लोगों ने आगे भी पढ़ा कि कोशिकाओं का जो आकार होता है वो भिन्न भिन्न भी हो सकता है। वो उसके संख्याएं हर जीव में अलग अलग हो सकती हैं। फिर इसमें बहुत सारी विविधताएं पाई जाती है। कुछ कोशिकाएं जिनको हम देख भी सकते हैं, जैसे कि शुतुरमुर्ग का अंडा, इनको हम देख सकते हैं। और कुछ कोशिकाएं जो हैं, लगभग सभी कोशिकाएं कुछ माइक्रोस्कोप से ही हम उसको देख सकते हैं। कोशिका की खोज हम लोगों ने देख लिया कि रॉबर्ट हुक ने की थी, और फिर ल्यूवेनहोक ने जीवित कोशिका को पहली बार देखा। और स्लाइडन और स्वान नाम के वैज्ञानिकों ने कोशिका का सिद्धांत दिया, और उन्होंने कहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण सिर्फ और सिर्फ पुरानी कोशिकाओं से ही संभव है। यानी कि कोई भी कोशिका अपने आप उत्पन्न नहीं हो सकती है, वो पुरानी कोशिकाओं से ही सेल डिवीजन के द्वारा दो भागों में बढ़ती है और फिर नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार एम नॉलन ई रस्का नामक वैज्ञानिक ने किया। और जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ तो कोशिका विज्ञान के जगत में बहुत ही क्रांति आ गई, और कोशिका के बारे में नए खोज होने लगे। और आज हम हर चीज़ बहुत हद तक कोशिका को समझने लगे हैं और जानने लगे हैं। और आज भी वर्तमान में कोशिका के बारे में अनेक बातें का अध्ययन किया जाता है। फिर हम लोगों ने स्ट्रक्चर के आधार पर कोशिका को दो भागों में बांटा। एक है प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक है यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स का अर्थ होता है अविकसित सूक्ष्मजीवी, कह सकते हैं उसको, और पूर्ण विकसित जीव। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसी कोशिकाओं में, ऐसे जीव में होते हैं जो आदि प्राचीन काल में जिस तरह के जीव होते थे उनमें पाया जाता है। उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता था, और न्यूक्लियस में पाए जाने वाले जितने सारे मटेरियल होते हैं वो कोशिका के अंदर में साइटोप्लाज्म में फ्रीली तैरते रहते थे। इसलिए इसको कहा गया है कि इसमें अविकसित न्यूक्लियस या अविकसित सूक्ष्मजीव और कुछ जीवाणुओं में पाए जाते हैं। और यूकैरियोटिक सेल, इनकी पूर्ण विकसित न्यूक्लियस जिसमें होता है वो, उसमें ये सारे कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे कि हम लोग हैं, जीव जंतु है, जितने सारे पेड़ पौधे, ये सारे के सारे जीवों में यूकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं। अब हम लोगों ने क्या आगे पढ़ा
कि कोशिका संरचना। कोशिका संरचना यानी कि कोशिका के बारे में हम अब विस्तृत जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो कोशिका के अध्ययन हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही उसका अच्छा से अध्ययन हम कर सकते हैं। तो कोशिका को हम अध्ययन के सुविधा अनुसार इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। तो एक हो गया कोशिका झिल्ली यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। 2 हो गया कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म। और तीसरा हो गया केंद्रक। हम लोगों ने अपने क्लास में देखा कि कोशिका के बारे में। ये हम इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये एनिमल सेल का है, ये इसका सेल मेम्ब्रेन, ये केंद्रक, ये केंद्रक है, ये उसके अंदर केंद्रिका पाई जाती है और इसमें ये डीएनए आरएनए मटेरियल जो होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होते हैं, वो है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम बना रहे हैं। ये 2 प्रकार से होती है। आप लोगों को आगे क्लास में फिर समझाया जाएगा अच्छे तरह से। फिलहाल इसके संरचना आपको ध्यान से देखिए। ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है स्मूथ और एक होती है रफ। तो रफ जो होती है उसमें राइबोसोम चिपके हुए होते हैं, इसलिए इसको रफ ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। फिर कुछ गोल्जी बॉडी पाए जाते हैं, राजधानियाँ पाई जाती हैं। फिर आपका माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम में से फ्रीली रहते हैं। ये आपका लाइसोसोम के बारे में आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो इसको बताया जाएगा आगे। और ऐसे इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसके अंदर और भी अनेक संरचनाएं होती है जिसको हम अब डिटेल से आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। ये आपका हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपका हो गया लाइसोसोम, ये आपका ईआर यानी कि स्मूथ ईआर, और ये आपका रफ ईआर। ये गोल्जी बजी, ये राइबोसोम, ये माइटोकॉन्ड्रिया, और इसमें अनेक तरह के संरचनाएं पाई जाती हैं। हमने पिछले क्लास में पढ़ा है कि कोशिका झिल्ली 2 लेयर की बनी होती है, प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन की। इसके 2 लेयर पाई जाती है, इनकी डबल वाल होता है, इसमें डबल झिल्ली होती है ये। और इसके अंदर क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में ही जितने सारे ऑर्गेनल्स हैं, लाइसोसोम, ईआर, गोल्जी बॉडी और ये माइटोकॉन्ड्रिया, सारी की सारी चीज़ें इसमें पाई जाती है। और ये जो केंद्रक है, ये केंद्रक क्या है इसका? ये जो केंद्रक है न्यूक्लियस के अंदर क्या पाई जाती है? केंद्रिका। और इसके अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको केंद्रिका द्रव्य कहा जाता है और ये इसके अंदर पाया जाता है और इसी में ही क्रोमेटिन नेटवर्क वगैरह, न्यूक्लियोस यानी कि केंद्रिका इसमें पाई जाती है। तो ये स्ट्रक्चर है हमारा कोशिका का, आप देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि हम अब इसको डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। लाइसोसोम के बारे में, ईआर के बारे में, गोल्जी बॉडी के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम इसको अब अगले कक्षा में विस्तृत से पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।